The story of village Palampur. Now we are going to start with the overview. The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of the hypothetical village called Palampur. In this story, we are going to deal with the village named Palampur, and we are going to read about this village Palampur. Although this Palampur is an hypothetical village, okay? Farming is the main activity in Palampur, whereas several other activities such as small-scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale. Although farming is the main activity in Palampur, okay? पालमपुर में जो फार्मिंग थी वो मेन एक्टिविटी जो होती थी वो प्रैक्टिस होती थी, लेकिन और भी कुछ एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस हो जाती थी वहाँ पर. दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, और वहाँ पर जो ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं वहाँ बहुत तरह तरह के रिसोर्सेज चाहिए थे, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एक्सेट्रा. एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज. तो इसमें देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है. पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स. जो ये बता रहा है कि कैसे कैसे वो कहाँ कहाँ कनेक्टेड था, किस जगह पर लोकेटेड था. तो ये बता रहे हैं कि पालमपुर एक बहुत ही अच्छी तरह से कनेक्टेड था अपने आसपास की विलेजेस और टाउन से. रायगंज, अ बिग विलेज, इज़ 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर. और जो रायगंज था वो 3 किलोमीटर्स था फ्रॉम पालमपुर. An all-weathered road connects the village to Raiganj and further on to the nearest small town of Shahpur. और जो जितनी भी रोड्स थी वो विलेज को रायगंज से कनेक्ट करती थी, रायगंज तक मतलब, ठीक है. और फर्दर जो नियरेस्ट सबसे छोटा टाउन था वहाँ पर सबसे पास का, वो उसका नाम था शाहपुर. Many kinds of transport are available on this road, starting from bullock carts, tongas, buggies, loaded with jaggery and other commodities to motor services like motorcycles, jeeps, tractors and trucks. ठीक है. तो यहाँ ये बता रहा है कि वहाँ पर और भी बहुत तरह के ट्रांसपोर्ट विजिबल थे, जैसे कि कुछ टोंगाज, बुग्गीज दिखती थी और कुछ हमारी और कमोडिटीज़ भी दिखती थी, जो कि एग्जाम्पल से दे रहे हैं. दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट. द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज. हालांकि वहाँ पर 450 फैमिलीज थी, डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करती थी, और जो 80 अपर कास्ट फैमिलीज थी वो मेजॉरिटी थी वहाँ पर. देयर हाउसेज, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, आर मेड ऑफ ब्रिक विद सीमेंट प्लास्टरिंग. और जो बड़े बड़े लोग थे उनके घर अच्छे खासे ईंट और प्लास्टर हुए हुए थे, सब सीमेंट वगैरह से. द एससीज कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज, सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉ. और जो एससीज थे वो 1/3 पॉपुलेशन कॉम्प्राइज करते थे, और जिसमें से वो एक पूरे विलेज में से एक सिंपल एक कॉर्नर में जाके उनको जगह दी गई थी रहने के लिए, ठीक है. मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस. वहाँ पर ज़्यादातर हाउसेज में इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस प्रॉपर था. इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स. जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो वहाँ के जितने भी ट्यूबवेल्स थे वहाँ तक पावर पहुँचाती थी. एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस. और तरह तरह के छोटे मोटे बिजनेस में भी यूज होती थी. पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल. 2 प्राइमरी स्कूल और 1 हाई स्कूल था वहाँ पर. देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइमरी डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड. ठीक है, वहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर था जो कि गवर्नमेंट के थ्रू था, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी थी जहाँ पर कुछ बीमार लोगों को ट्रीट करा जाता था. फिर ये डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं यहाँ पर उसी चीज़ का कि कैसे कैसे वहाँ पर वेल डेवलप्ड सिस्टम था, रोड्स, ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स वगैरह सब कुछ का. तो देखते हैं. द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज. जो स्टोरी है ये पालमपुर की हमारे को बता रही है कि वहाँ पर किस किस तरह से प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ थी, क्या क्या सब कुछ था. ठीक है. इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी. फार्मिंग जो थी वहाँ की मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी थी. The other production activities referred to as non-farm activities include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. और जो कुछ और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ थी, जैसे कि कुछ मैन्युफैक्चर होना, ट्रांसपोर्ट वाला चीज़, दुकानें खोलना, वो सब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ थी. ठीक है. फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन पे आते हैं. तो एम जो था प्रोडक्शन का कि जो हमें गुड्स और सर्विसेज चाहिए
उनको प्रोड्यूस करना। अब इसमें 4 रिक्वायरमेंट थी हमारे पास, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और एक ह्यूमन कैपिटल चाहिए थी हमें, ये ठीक है, ह्यूमन कैपिटल। तो इसमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी लैंड थी और कुछ और नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि पानी, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सब। सेकेंड रिक्वायरमेंट लेबर, जो कि पीपल वहाँ पर काम करते थे। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क्स। और वहाँ पर कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऐसी थी जिनमें हाईली एजुकेटेड वर्कर्स चाहिए होते थे, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी जो कि नॉर्मल मैनुअल वर्क हो जाता था, मतलब नॉर्मल लोग कर सकते थे जिन एक्टिविटीज़ को, तो इसलिए लेबर भी चाहिए थी। फिर थर्ड रिक्वायरमेंट थी फिजिकल कैपिटल, जिसमें कि 2 और चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल जो है, इसमें मतलब कि हमारे को तरह तरह के जो इनपुट्स चाहिए प्रोडक्शन की हर एक स्टेज पे, हम कुछ भी चीज़ बना रहे हैं तो उसमें हर एक स्टेज पे जो हमारे को इनपुट्स चाहिए वो हम फिजिकल कैपिटल में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे को ये कह रहा है कि एक तो इसमें पार्ट आता है कि ये फिक्स्ड कैपिटल, ये चीज़। अब इसमें क्या है कि टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, इन्होंने हेडिंग दी है। टूल्स और मशीन्स जो होती हैं, इट रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स जैसे कि फार्मर प्लाव टू सोफिस्टिकेटेड मशीन्स जैसे कि जनरेटर, टर्बाइंस, कंप्यूटर्स, ये सब चीज़ें। अब क्या है, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। और जो टूल्स हैं, मशीन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये प्रोडक्शन के लिए बहुत टाइम से यूज़ हो रही हैं, इसलिए उनको फिक्स्ड कैपिटल में नाम दिया गया कि ये चीज़ें फिक्स्ड है। दूसरी चीज़ है रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। तो प्रोडक्शन के लिए हमारे को एक बहुत तरह तरह के रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि यार्न या जो कि वीवर होते हैं, उनको सिलाई करने वाले, उनको यार्न चाहिए होता है। जो पॉटर होते हैं उनको क्ले चाहिए होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ हमारे पास रॉ मटेरियल्स में हमारे को ज़रूरत पड़ता है। ऑल्सो सम मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स। और मनी हमेशा ही ज़रूरत पड़ती है हमारे को कुछ कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए, जो हमारे को कुछ लेना होता है, पेमेंट्स करनी होती हैं, तो मनी भी हमारी एक नेसेसरी नीड है। तो रॉ मटेरियल्स और मनी, इन दोनों को हमने कहा वर्किंग कैपिटल, जिसकी बिना वर्किंग होनी पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दीज आर ऑल्सो यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। अब हमारे पास फोर्थ रिक्वायरमेंट है, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि नॉलेज और एंटरप्राइज हमने उसको दिया है। तो नॉलेज अगर नहीं होगी, एंटरप्राइज नहीं होगा, तो हम लोग लैंड, लेबर और जो फिजिकल कैपिटल है उसको कंबाइनली किस चीज़ में हमारे को कन्वर्ट करना है, वो चीज़ें हमें समझ ही नहीं आएंगी। तो इसलिए नॉलेज और एंटरप्राइज भी उतना ही ज़रूरी है टू पुट योरसेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। इस दिनों इनको क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल। अब इस पिक्चर में यू कैन आइडेंटिफाई लैंड, लेबर, फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। अब हर एक प्रोडक्शन के लिए जो भी ऑर्गेनाइज होती है, दे आर ऑर्गेनाइज बाय कंबाइनिंग। हमारे को लैंड चाहिए होता है, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, जिसे हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ आते हैं फार्मिंग इन पालमपुर। इसमें लैंड इज फिक्स्ड, तो फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में जो फार्मिंग है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है वहाँ की। 75% लोग जो वहाँ पर वर्क कर रहे हैं वो डिपेंडेंट हैं फार्मिंग पर ही अपने रोजी रोटी के लिए। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स, वो फार्मर्स भी हो सकते हैं, फार्म लेबरर्स भी हो सकते हैं। द वेल बीइंग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द फार्म्स। और जो यहाँ पर जो इन लोगों का वेल बीइंग है, मतलब कि इनकी रोजी रोटी वगैरह, वो सब कुछ फार्म्स पे डिपेंड करती है। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। जितना भी लैंड एरिया है हमारे पास, वो ना तो थोड़ा सा बड़ा है ना कम हुआ है, वो उतना का उतना फिक्स्ड ही है। सिंस 1960 पालमपुर में लैंड एरिया में कोई भी एक्सपेंशन नहीं हुआ। जो लैंड हमारे को चाहिए होती है कल्टिवेशन के लिए, उसमें बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड्स इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड। और जब से ही जो हमारा वेस्ट लैंड्स हैं विलेज में, वो सारे कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट हो चुके हैं। There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation। और कोई स्कोप दिखता भी नहीं है कि हमारे इसमें जो लैंड है वो न्यू लैंड इसके अंडर लाई जाएगी या नहीं, ठीक है। अब यहाँ है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। तो पूछ रहे हैं, मतलब एक क्वेश्चन के थ्रू हमारे को यहाँ समझा रहे हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि in the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble the village of the western part of the state of Uttar Pradesh, ठीक है। All land is cultivated in Palampur। पालमपुर में सारी लैंड कल्टिवेट होती है, कोई भी लैंड जो है वो हमारी खाली नहीं रही जाती। लेकिन रेनी सीजन के टाइम में कैसे कैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि किस टाइम पे कौन सी ग्रो होती है,
तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन हमारी फार्मर्स जो होते हैं वो ज्वार और बाजरा ग्रो करते हैं, और ये प्लांट्स जो होते हैं ये कैटल फीड के लिए यूज़ ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद हमारी पोटैटो की कल्टीवेशन शुरू हो जाती है अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में। फिर हमारे विंटर सीजन में वीट सोन करा जाता है, वीट उगाया जाता है। फिर वीट प्रोड्यूस जब हो जाता है उससे फार्मर्स अपने फैमिली के लिए या फिर जो भी जितने भी हमारे मार्केट में उनको भेजना होता है उसके अकॉर्डिंग अपने पास वीट बचा के फिर उसके बाद सेल वगैरह करते हैं, वो सब करते हैं वीट को। कुछ एरिया हमारा पूरे साल में एक बारी शुगर केन से भी हार्वेस्ट किया जाता है। शुगर केन अपनी रॉ फॉर्म में या फिर हम उसे जैगरी कहें वो शाहपुर के ट्रेडर्स को भी सेल करी जाती है। मेन रीज़न क्या है कि फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। और जो फार्मर्स हैं वो 3 डिफरेंट क्रॉप्स एक साल में इसलिए ग्रो कर पाते हैं क्योंकि उनके पास एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है इरिगेशन का, कि पानी वगैरह आराम से वो क्रॉप्स को दे पाते हैं। इसी वजह से उनका मेन रीज़न है कि वो आराम से ग्रो कर पाते हैं 3 डिफरेंट क्रॉप्स एक ही साल के अंदर अंदर। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत जल्दी आ चुकी थी। उसका मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन वर्सन व्हील्स वर टिल देन यूज बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड्स। और उसका भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जल्दी आ गई थी, जिससे कि वो इरिगेशन में हेल्प करी इलेक्ट्रिसिटी ने, पर्शियन व्हील्स में, और फार्मर्स को वाटर वगैरह निकालने में, इरिगेट करने में, छोटे छोटे फील्ड्स को मतलब पानी पहुँचाने में, तो इसमें बहुत हेल्प हुई। People saw that the electric run tube wells could irrigate much larger areas of land more effectively. और people ने ये जो इलेक्ट्रिक रन ट्यूब वेल्स हैं इनको देखा कि ये बहुत लार्ज एरिया अच्छे से इफेक्टिवली जो है हमारे इरिगेट कर पाते हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट फ्यू ट्यूब वेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटलिंग अब प्राइवेट ट्यूब वेल्स। तो फिर प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी अपने सेटलअप करने शुरू कर दिए फार्मर्स ने। एज अ रिजल्ट बाय मिड 1970s जो इंटायर एरिया था 200 हेक्टेयर्स का वो सारा का सारा फिर इरिगेट हो चुका था मिड 1970s तक। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है कि एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो करना एक ही लैंड पे, वो हमारी मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाई जाती है। ये मोस्ट कॉमन तरीका है कि हमारे को अगर हम प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है लैंड की। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। मेनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स। सारे के सारे फार्मर्स जो है पालमपुर में वो एटलीस्ट 2 क्रॉप्स तो ग्रो करते ही करते हैं, और कुछ तो पोटैटो को भी एक थर्ड क्रॉप की तरह और ज़्यादा ग्रो करते आ रहे हैं पिछले 15 से 20 सालों से, ठीक है। फिर यहाँ पूछ रहे हैं कि इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन, वाई? यू हैव रीड अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन पालमपुर वगैरह, तो यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। एक तरीका तो हमने देखा कि अगर हमें लैंड की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करनी है तो वो कैसे हो सकती है अगर हम मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं। अदर वे इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स फॉर हायर यील्ड। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर हमें मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज करते हैं हायर यील्ड के लिए, तो वो yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season। और yield क्या है, हम उसे ये कह सकते हैं कि एक ऐसी क्रॉप प्रोड्यूस हो रही है एक ही सिंगल पीस ऑफ लैंड पे एक ही सीजन में, उसे हम yield कहते हैं। yes, till the mid 1960s the seeds used in cultivation were traditional seeds with relatively low yields। mid 1960s तक जो भी सीड्स कल्टिवेट होती थी वो ट्रेडिशनल वंस थी, मतलब एक रिलेटिवली उनकी यील्ड जो होती थी वो बहुत कम होती थी, ठीक है। तो ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन, उसमें इरिगेशन की भी कम ज़रूरत होती थी, मतलब पानी वानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी उसमें। और फार्मर्स यूज्ड काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स। और फार्मर्स जो थे वो जो काउ डंग होता है, एवरीवन नो व्हाट इज काउ डंग, और नेचुरल मैन्योर्स को एज फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ करते थे अभी तक, ठीक है। ऑल दीज आर readily available with the farmers who did not have to buy them। और सारे के सारे जो हैं वो आराम से अवेलेबल हो जाते थे फार्मर्स को, जिनके पास जो कि इनको नहीं खरीद पाते थे वो भी, क्योंकि ये तो नेचुरली मिल जाते हैं ना काउ डंग और नेचुरल मैन्योर, तो ये आराम से फर्टिलाइजर्स के रूप में वो यूज़ कर पाते थे और उनको खरीदने भी नहीं पड़ते थे। फिर आया ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960s introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high yielding varieties of seeds। अब ग्रीन रेवोल्यूशन आया हमारा कुछ 1960s के एंड में,
जिसने कि हमारा क्या इंट्रोड्यूस करा, द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस, कि इंडियन फार्मर जो है वो व्हीट और राइस कल्टिवेट कर रहे हैं यूजिंग HYVs ऑफ सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स। सीड्स की जो वेराइटी थी वो इम्प्रूव्ड क्वालिटी थी, तो उनके थ्रू तो ये ग्रीन रिवोल्यूशन आया। Compared to the traditional seeds, the HYV seeds promised to produce much greater amount of grain on a single plant. और ट्रेडिशनल सीड्स के कंपैरिजन में जो HYV सीड्स थी उन्होंने क्या प्रॉमिस करा कि हमारा जो ग्रेन है वो एक सिंगल प्लांट पे ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो, ठीक है। तो ये चीज़ वो लोग प्रॉमिस करते थे, तो ये होता भी था कि HYV सीड्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी ग्रेन आती थी हमारी ज़्यादा अमाउंट में। एज अ रिजल्ट the same piece of land would now produce for larger quantities of food grains than was possible earlier। और पुराने टाइम में मतलब पहले एक सिंगल पीस पर ही लैंड के ये ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाती थी, लेकिन HYVs ने ये पॉसिबल करा था। तो HYV सीड्स हाउएवर नीडेड प्लेंट, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स क्या थे कि HYV सीड्स को ज़्यादा पानी चाहिए होता था, ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए होते थे और ज़्यादा ही पेस्टिसाइड्स चाहिए होते थे अगर हमें उसके बेस्ट रिजल्ट चाहिए। हायर यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, और अच्छी जो यील्ड होती थी वो कल तभी पॉसिबल हो पाती थी अगर हम HYV सीड्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, साथ में इरिगेट अच्छे से करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स ज़्यादा डालते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं तब। तो जो फार्मर्स थे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, वो वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड सबसे पहले किसने ट्राई करा था? पंजाब के फार्मर्स ने, हरियाणा के और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, ठीक है। नेक्स्ट आता है फार्मर्स इन दीज रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन। इन रीजन्स में फार्मर्स ने इरिगेशन के लिए कुएं लगाए एंड मेड यूज़ ऑफ HYV सीड्स। HYV सीड्स का यूज़ किया। अब जब HYV सीड्स यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा इरिगेशन चाहिए, इसलिए उन्होंने कुएं लगाए, केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए फार्मिंग में। सम ऑफ देम ब्रॉट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स बाय मेड प्लफिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। और कुछ जो फार्म मशीनरीज, सम ऑफ देम, और कुछ लोग जो थे वो मशीनरीज लेके आए फार्म्स में, जैसे कि ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, जो कि प्लफ करने में हेल्प करते थे और हार्वेस्टिंग को जल्दी करते थे, फास्टर बना देते थे। दे वर रिवॉर्डेड विद हाई यील्ड्स ऑफ व्हीट, ठीक। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज वॉज 1300 kg पर हेक्टेयर। और पालमपुर में जो हमारी व्हीट की जो यील्ड होती थी ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज़, वो 1300 kg थी पर हेक्टेयर, लेकिन अगर हम HYV सीड से कंपेयर करें तो फिर यील्ड बढ़ गई थी, 3200 kg पर हेक्टेयर हो गई थी, ठीक है। तो व्हीट की प्रोडक्शन में अच्छा खासा इंक्रीज आ गया था। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट्स। अब उनके पास बहुत अच्छा खासा व्हीट होता था मार्केट्स में सेल करने के लिए, बेचने के लिए, ठीक है। फिर आता है विल द लैंड सस्टेन। तो लेट्स रीड दिस। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़। लैंड जो एक नेचुरल रिसोर्स है, तो उसके यूज़ में केयरफुल हमें होना ज़रूरी है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवरयूज्ड द नेचुरल रिसोर्स बेस। और साइंटिफिक रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उन्होंने हैव ओवरयूज्ड द नेचुरल रिसोर्स बेस। और मैनी एरियाज में जो ग्रीन रिवोल्यूशन है, इट इज़ एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। और कुछ एरियाज में ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से सॉइल फर्टिलिटी जो है वो भी कम हो चुकी है ड्यू टू द, क्योंकि उसमें केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इस वजह से तो ये ड्रॉबैक है। ऑल्सो कॉन्टीन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ लेड टू द डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल। और ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था, तो उसकी वजह से वाटर टेबल जो है वो भी अंडरग्राउंड डिप्लीट हो रही है। तो कुछ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी खत्म हो रही है, सॉइल की जो अच्छी वो होती है फर्टाइल चीज़ वो खत्म हो रही है। ग्राउंड वाटर हमारा जो कि सालों लेता है बनने में, सॉइल फर्टिलिटी सालों लग जाते हैं बनने में, वो भी ख़राब हो रही है। तो अगर ये चीज़ें एक बार डिस्ट्रॉय हो गई तो बहुत डिफिकल्ट होता है इनको दोबारा रिस्टोर करना। इस वजह से हमें प्रिवेंशन वो लेने चाहिए फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर के, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। उसके बाद हम लोग ये कैरी ऑन करते हुए इट्स थोड़ा सा लेंथी बट विल कंप्लीट इन दिस वीडियो। वी विल बी कंप्लीटिंग टिल हेयर, यहाँ तक द कैपिटल नीड इन फार्मिंग ना, इससे पहले तक हम लोग ये कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पर। तो लेट्स कम ऑन ओवर हेयर।
You must have realized how important land is for farming. Farming के लिए land कितनी ज़्यादा important है ये सबको पता है. Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. लेकिन हर लोगों के पास cultivation के लिए sufficient land नहीं होती. तो in Palampur, about 1/3 of the 450 families are landless. That is 150 families. अब पालमपुर में टोटल जो 450 फैमिलीज़ हैं उनमें से 150 फैमिलीज़ जो हैं वो उनके पास लैंड ही नहीं है अपनी, और मोस्ट ऑफ देम दलित्स हैड नो लैंड फॉर कल्टिवेशन. और उनमें से कुछ दलित्स भी हैं जिनके पास कोई लैंड नहीं है कल्टिवेशन के लिए. अब जो कुछ फैमिलीज़ बचती भी हैं जिनके पास अपना लैंड है, तो 240 फैमिलीज़ कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर्स इन साइज. तकरीबन कुछ 240 फैमिलीज ऐसी बचती होती हैं जो कि सिर्फ 2 हेक्टेयर्स का ही लैंड जो है उससे भी कम का कल्टिवेट कर रही हैं, जिससे कोई फ़ायदा नहीं हो पाता उनका. कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली. हालांकि अच्छी इनकम तो नहीं हो पाती, लेकिन काम करना तो पड़ता ही है. यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर. तो ठीक है. फिर यहाँ देखो, दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स. तो ये जो छोटे मोटे एरियाज आपको यहाँ दिखेंगे, देखो साइज में ये पिक्चर में, तो ये कुछ छोटे मोटे फार्मर्स कल्टिवेट करते हैं. ऑन द अदर हैंड, मोर देन हाफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज. लेकिन कुछ बहुत बड़े बड़े एरियाज भी हैं जो कि लार्ज साइज में, तो मोर देन हाफ ऑफ द एरिया उनसे भी कवर होता है. In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. और about Palampur में 60 families हैं जो कि medium या फिर हम कह सकते हैं, और large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. कुछ हैं farmers जो कि land cultivate करते हैं extending over 10 hectares or more, इससे भी ज़्यादा की. ठीक है, तो उनका एक अच्छी चीज़ है उनके लिए. Who will provide the labor? After land, labor is the next necessary factors of production. अभी हमने लैंड के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से उसका यूज़ होना, ओवर यूज़ करना, किस तरह से हमें हार्म कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, वो सब पढ़ा. फिर अब लेबर है एक और चीज़ जो कि हमारे को इसमें अफेक्ट करती है. फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क. फार्मिंग में बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए होता है. स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड्स. और कुछ कुछ छोटे मोटे फार्मर्स जो होते हैं वो फैमिलीज़ अपनी साथ में ले लेके उस और अपनी अपनी फील्ड्स को कल्टिवेट करते हैं, पूरी पूरी फैमिलीज मिलके. दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स. और वो इस तरह से हमारी हेल्प कर रहे हैं कि लेबर प्रोवाइड करने में जो कि फार्मिंग के लिए चाहिए होती है. मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स जो होते हैं वो तो लेबरर्स को हायर कर लेते हैं फील्ड्स पे काम करवाने के लिए. ठीक है. फार्म लेबरर्स कम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड. और जो फार्म लेबरर्स हैं वो या तो लैंडलेस फैमिलीज से आते हैं या फिर वो फैमिलीज जो कि स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड कल्टिवेट करती होती हैं. अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड. इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर होम दे वर्क. इंस्टेड उनको वेजेस दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं काम करने के लिए. वेजेस कैन बी इन कैश और इन फॉर्म ऑफ क्रॉप. ठीक है. समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स ऑल्सो. कभी कभी उनको वेजेस के रूप में पैसों की जगह मील्स भी दे दी जाती है खाने के लिए. वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम द रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर. तो वेजेस जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि वो कैसे रीजन टू रीजन किस तरह से वाइडली वैरी कर रहे होते हैं. क्रॉप टू क्रॉप डिफर कर जाता है, और एक फार्म एक्टिविटी से दूसरी फार्म एक्टिविटी तक. There is also a wide variation in the duration of employment also, and a farm laborer might be employed on a daily basis or for one particular farm activity like harvesting or for whole year. तो it all depends कि जो farm laborer है या तो employed होता है हमारा डेली बेसिस पे कि डेली काम करके डेली पैसा कमाना, या फिर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी जैसे हार्वेस्टिंग के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि वो पूरे साल के लिए अपने आप को एम्प्लॉय कराते हैं. अब यहाँ पर ये एक एग्जांपल लेके उसके बाद बताते हैं कि दला जो थी वो लैंडलेस फार्म लेबरर थी जो कि डेली वेजेस पे काम करती थी पालमपुर में. इसका मतलब ये था कि वो डेली अपना काम जाएगी, काम करेगी और पैसा कमा के आ जाएगी. मिनिमम वेज जो होता था फार्म लेबरर के लिए, मिनिमम जो सैलरी होती थी वो हमारी गवर्नमेंट ने ₹300 पर डे की सेट करी हुई थी, लेकिन दला को सिर्फ 160 रुपीज़ मिलते थे. तो देर इज़ हेवी कॉम्पिटिशन फॉर वर्क. बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन था वर्क का अमंग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर.
सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस, ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत कंपटीशन था, जल्दी से जॉब नहीं मिलती थी, तो लोग कम पैसे में भी काम करने को तैयार हो जाते थे। तो ये इन्होंने दल और रामकली की कहानी बताई थी। उसके बाद विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।